हेलो बच्चों, नमस्कार। तो इस बार बारी है ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स में हम लोगों को पढ़ लेने हैं ई कॉमर्स एक्चुअली में होता क्या है, इसमें कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करने हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में हर एक टॉपिक को डील करते जाएंगे, समझते जाएंगे और इसमें आने के चांसेस जिसके ज़्यादा हैं उस टॉपिक को भी मैं बताता चला जाऊंगा। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ लेना है ई कॉमर्स के बारे में। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आप इस बातों को समझ ले, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स। और कॉमर्स क्या होता है? हाउ टू परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। हम कैसे सामान को खरीद और बेच सकते हैं, ये पूरा कॉमर्स है। तो हम लोग जब सामान को खरीद और बिक्री इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से मतलब इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो वो हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। समझ में आ गई बातें? तो जितने भी आप लोग देखते हो इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस, वो सारा ई कॉमर्स के अंदर में आता है। ये तो हो गया डेफिनेशन। ये आपको पूरा डेफिनेशंस पढ़ लेना है कि इसके डेफिनेशंस क्या हैं, और ऑथर्स के भी एक दो याद कर लोगे, उसके वर्ड्स में लिख दोगे। अब आते हैं सर इसमें एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान से देखोगे तो इसके टाइप्स हैं। ई कॉमर्स के 2-3 टाइप्स है, मैं बता दूं सिंपल शब्दों में, अगर आपका आ गया तो आप उससे भी लिख सकते हो। जैसे B2B कॉमर्स, पहला होता है B2B कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जब ऑनलाइन बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ऑनलाइन बिजनेस करता है। फॉर एग्जांपल सपोज दैट कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, सपोज पेन का करता हूं। आप लोग मेरे होलसेलर हो या रिटेलर हो, व्हाटएवर। अच्छा, आप लोग को भी तो सामान चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो कहीं ना कहीं ऑर्डर प्लेस होता है ऑनलाइन। हम लोग ऑनलाइन भी खरीदते हैं। तो आप मुझे मेल कर दिए कि सर मुझे इतने पीसेस चाहिए, और मैंने बोला कि ठीक है एडवांस पेमेंट कर दो, तो आपने पेमेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड ई पेमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली आपने पेमेंट कर दिया, अब मैं सामान आपको भिजवा दूंगा। तो कभी कभी बिजनेस टू बिजनेस भी आपका परचेज और सेल होता है। ये B2B कॉमर्स कहलाता है, जिसके अंदर बिजनेस से बिजनेस हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरा क्या होता है B2C कॉमर्स। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर डायरेक्टली, हाँ सर फ्लिपकार्ट, OLX आप लोग देखते, सॉरी फ्लिपकार्ट वगैरह देखते हो ही, Amazon देखते ही हो, ये सारा क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर। हम लोग बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर खरीदता है, हम लोग क्या करते हैं ऑनलाइन प्लेस करते हैं ऑर्डर और वहां से वो भेज देता है। ये हो गया B2C का एग्जांपल। एक होता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से ऑनलाइन कैसे खरीद सकता है। तो ये एग्जांपल है OLX का। आपने देखा होगा OLX कुछ भी बेच दे, तो एक कंज्यूमर जो यूज किया हुआ गुड्स है वो किसी दूसरे कंज्यूमर को, क्योंकि वो प्रोड्यूसर नहीं है, वो सेलर और होलसेलर नहीं है, वो एक कंज्यूमर है जिसने सामान खरीदा है, यूज किया है, और उस यूज गुड्स को वो क्या कर रहा है, किसी तीसरे थर्ड पर्सन को बेच दे रहा है। तो यहां कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, दैट इज कॉल्ड C2C कॉमर्स। समझ में आ गई बात? अब इसमें हम लोगों को पढ़ लेने हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देखो मैं ये शॉर्ट में बता दे रहा हूं, आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसको, अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक से पढ़ लो, नोट्स हैं तो नोट से पढ़ लो, या फिर इंटरनेट में आप निकाल सकते हो, नेट में गूगल में सर्च कर सकते हो इसके डेफिनेशंस को, क्योंकि वहां डेफिनेशन लिखना है। बाकी आप ओन वर्ड्स में भी इसको बनाकर लिख सकते हो। अब बात आती है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। सर ई कॉमर्स के एडवांटेजेस क्या है? तो देखो, अगर इस आंसर को आपको लॉन्ग करना है तो आप इसमें 2 पॉइंट्स लिख सकते हो, एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर और एज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द होलसेलर, रिटेलर या प्रोड्यूसर, जो भी है। देखो, अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके लिए ई कॉमर्स कितना बेनिफिशियल है। सबसे पहले लो कॉस्ट। सबसे पहले आप ये बात समझ लो कि अगर मैं इंटरनेट पर कोई दुकान खोलता हूं और एक नेचुरल दुकान खोलता हूं, तो अगर हम नेचुरली दुकान खोलेंगे तो उसमें मुझे क्या चाहिए होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा। अच्छा, इंटरनेट पर मुझे ह्यूज अमाउंट नहीं चाहिए, बस इंटरनेट का खर्चा चाहिए और उस पर जो भी मुझे वेबसाइट बनाने में खर्च लगेगा वो चाहिए। बट यहाँ क्या है, मुझे फर्नीचर बनवाने पड़ेंगे। समझ में आ गई बातें? मुझे स्टॉक रखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा क्या है, यहाँ स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको, अगर आपकी एक्चुअल में दुकान होगी तो वहां आपको
स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत है, वहां आपको रखने पड़ेंगे। सपोज दैट मेरी साड़ी की दुकान है तो मुझे साड़ियां रखनी पड़ेगी दिखाने के लिए कस्टमर्स को। बट यहां क्या है, आपने पिक्चर लगा रखे हैं, आपने क्या किया, पिक्चर क्लिक किया, डाउनलोड किया, आपने लगा दिया। अच्छा, किसी का डिमांड आया, आप खरीदे और उसको ले जाकर दे दिए। समझ में आ गया? तो यहां आपको फिजिकल रूप से स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई? अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इंप्लॉइज कॉस्ट। वहां पर अगर आपको दुकान है तो आपको इंप्लॉइज रखने पड़ेंगे बहुत सारे, बट यहां एक दो इंप्लॉइज रखो जो कंप्यूटर ऑपरेट करे बस, या जो आपको सेंड करे, ट्रांसफर करे वो, बाकी आपको इंप्लॉइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर आपके पैसे बच जाएंगे। ठीक। अच्छा, और क्या एडवांटेजेस हैं सर? अगर हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो ऑनलाइन बिजनेस में हमारा क्या होगा कि हम वाइड एरिया कवरेज कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम दुकान खोलते हैं तो बस उसी एरिया को कवर कर पाएंगे, बट एज अ इंटरनेट में अगर हम लोगों ने दुकान खोली है तो हम लोग लार्ज एरिया को कवर कर पाएंगे। ये सारे एडवांटेज हो गए एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है सर? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उसको क्या मिलेगा, जल्दी, एक तो सामान आपको हर तरह का वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाएंगे, एक क्लिक पर आपको सामान मिल जाएगा। अच्छा, आप अलग अलग तरह के सामान को देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, आपको सस्ता भी मिलेगा, ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है आपको, क्योंकि मिडिल मैन वहां पर नहीं होते हैं। क्योंकि फ्लिपकार्ट आपको क्यों सस्ता देता है? क्योंकि फ्लिपकार्ट डायरेक्टली फैक्ट्री से खरीद कर लाता है और आपको डायरेक्टली कंज्यूमर को देता है। और यहां ऐसे क्या होते हैं ना कि यहां पर ब्रोकर होते हैं, फैक्ट्री से ब्रोकर खरीदा, होलसेलर खरीदा, रिटेलर खरीदा, उससे बहुत सारे जो मिडिल मैन होते हैं वहां पर उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, इसलिए वो ज्यादा महंगा पड़ता है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर कंज्यूमर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये आप लोग आसानी से इसको खरीद सकते हो। अच्छा, पेमेंट की बात की जाए तो ई पेमेंट भी हम लोग कर सकते हैं, ये भी सुविधाजनक है हमारे लिए। अच्छा सर, डिसएडवांटेज क्या है? देखो, डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग का पर्सनल टच नहीं हो पाता। जैसे हम लोग दुकानदार से डायरेक्टली मिल पाते हैं, उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं, यहां पर ऑनलाइन में हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाते। अच्छा, दूसरा, प्रोडक्ट को हम लोग डायरेक्टली छूकर देखकर टच नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ देख सकते हैं। समझ में आ गया? ये चीजें हैं। अच्छा, फिक्स्ड प्राइस, यहां पर बार्गेनिंग नहीं हो सकती, प्राइस जो होता है फिक्स्ड होता है। और नेक्स्ट, क्योंकि ये पूरी तरह से इंटरनेट बेस्ड है, क्योंकि पूरी तरह से ये नेटवर्क बेस्ड है, अगर नेटवर्क का इश्यू आया, प्रॉब्लम आया, तो हो सकता है कि हमारे ट्रांजैक्शन में भी प्रॉब्लम्स आए। हो सकता है कि हमने ई पेमेंट किया और वहां पर नेटवर्क का प्रॉब्लम आया, इश्यू होगा, हमारे पैसे कट गए बट पेमेंट नहीं हुआ, तो ये सारे इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, हमने ऑर्डर किया था कुछ और, दिखाया गया था कुछ और, मिल गया कुछ और, क्योंकि यहां पर हम लोगों को ऑनलाइन हम लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो ये सारे इसके डिमेरिट्स है। तो बहुत अच्छे तरीके से देखो, बहुत इजी है, आपने इतना परचेज और सेल भी कर रखा है, तो यहां पर आप बनाकर भी इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो ई कॉमर्स को। तो ये था हमारा क्वेश्चन ई कॉमर्स का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ लेना है? देखो, इसमें ई पेमेंट्स आप लोग को पढ़ लेना है। जैसे हम लोग ई पेमेंट करते हैं ना, ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है ना, आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, इसके थ्रू भी हम लोग पेमेंट करते हैं। अच्छा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो आप लोग जानते ही होंगे। आरटीजीएस अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ ले, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हम लोग का। और एक होता है एनईएफटी। एनईएफटी टाइम के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक जाते हो तो बैंक का अपना टाइमिंग होता है कि हम आपका 12 बजे ट्रांसफर करेंगे एनईएफटी और एक 3 बजे ट्रांसफर करेंगे। ठीक, तो मैं गया 10 बजे, तो मेरा 10 बजे ट्रांसफर नहीं होगा एनईएफटी, वो कितने बजे होगा? 12 बजे। तो जितने भी एनईएफटी आएंगे 12 बजे तक, वो सारा वो रखती जाएगी और एक बार में वो फिर एनईएफटी ट्रांसफर कर देगी 12 बजे। ठीक, फिर 12 बजे से लेकर वो रखती जाएगी फिर 3 बजे, जो उसका टाइमिंग होगा, एज एग्जाम्पल मैंने बता दिया। बट आरटीजीएस में क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, मतलब आप लाइन पर खड़े हुए और तुरंत आपका पैसा ट्रांसफर हो गया। उसमें टाइमिंग नहीं है कि आपको इतना देर वेट करना पड़ेगा तब आपका ट्रांसफर होगा। ठीक, तो चार्जेस भी आरटीजीएस में ज्यादा है। और मेन जो डिफरेंस है, आरटीजीएस में आप मिनिमम 2 लाख कर सकते हो, मिनिमम, उससे कम नहीं कर सकते, मिनिमम 2 लाख, और उससे मैक्सिमम जितना भी उतना ट्रांसफर कर सकते हो। एनईएफटी में आप 1 रुपए से लेकर जितना भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये दोनों डिफरेंसेस हैं। तो ई पेमेंट देख लेना है और डिजिटल सिग्नेचर देख लेना। आजकल देखे होंगे मोबाइल में आप लोग डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ लेने हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या है, ठीक है, वो पढ़ लेना है। और
उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी कर लेने हैं। तो आपको पता होना चाहिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है, आपको पता भी होगा माउस वगैरह क्या है, कीबोर्ड वगैरह क्या है, इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। देखो सिंपल शब्दों में मैं बता दूं, देहाती शब्दों में आप सारे कंपोनेंट्स देख लोगे कि कंप्यूटर्स में होता क्या क्या है, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, और ये देखना है कि जो भी हम लोग कमांड दे रहे हैं जो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है वो इनपुट है, और जो भी आउटपुट उसका कमबैक जो आ रहा है वो आउटपुट डिवाइस है। जैसे हमने प्रेस किया कीबोर्ड में तो वो अंदर लिखाएगा ना, वो जा रहा है, कमांड हम दे रहे हैं, ठीक है, वो इनपुट डिवाइस है। माउस क्लिक कर रहे हैं वो अंदर जा रहा है, वो इनपुट डिवाइस है, ठीक। मॉनिटर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज अ आउटपुट डिवाइस। हम माइक में गाना गा रहे हैं, हम लोग माइक, तो वो अंदर जा रहा है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो माइक जो हो गया वो इनपुट डिवाइस हो गया, और स्पीकर के थ्रू वो साउंड बाहर को ला रहा है तो वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। तो ऐसे आप लोग सारे देख लोगे, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, तो ये सारे आप लोग डिवाइसेस देख लोगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या पढ़ लेना है आपको, नेक्स्ट आपको पढ़ लेने हैं कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स, ठीक, एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखो ये शॉर्ट में भी आ सकता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप सारा पढ़ लोगे, इसका इवैल्यूएशन कब कब हुआ, बना कब था, कौन पहला कंप्यूटर था, ये सारा कुछ हिस्ट्री पढ़ लोगे कंप्यूटर का, कंप्यूटर होता क्या है और इसके मेन एलिमेंट्स क्या क्या है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। इसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर देख लोगे। हार्डवेयर समझते होंगे विच कैन बी टच और सीन, जिसको हम लोग छू सकते हैं, वे सारी चीजें कंप्यूटर में जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या है, उस सारे हार्डवेयर को कैसे रन करना है, कैसे काम करना है, वो सारा कौन बताता है, सॉफ्टवेयर बताता है, ठीक है। जो आप लोगों के पास देखोगे मोबाइल में ऐप होता है, जितने भी सारी चीजें वो सॉफ्टवेयर है, वो बताता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं करेगा। अगर आपके पास सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू समझते ही होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है, उसमें मदरबोर्ड लगा हुआ सारा कुछ है, वो काम कब करेगा, जब आप उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, सॉफ्टवेयर डालोगे तब। अगर आपने टैली का सॉफ्टवेयर डाला तो टैली में काम कर सकते हो, अगर आपने एमएस वर्ड डाला है तो एमएस वर्ड में काम कर सकते हो। तो हार्डवेयर रन तभी करता है जब उसको कमांड मिलता है, और वो सारा प्रोग्राम क्या है, वो सारा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है। समझ में आ गया। तो आप सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है, क्या क्या होता है, हार्डवेयर कितने तरह का होता है, क्या क्या होता है, ये सारा पढ़ लेना आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कर लेना है आपको, सर इसके बाद हम लोगों को कर लेना है एक्सप्लेन नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड इंटरनेट एक्सेस। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। आपको नेटवर्क भी देख लेना है, जैसे लैन वैन ये सारे हो गए। तो यहां पर आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में समझ लेना है, नेटवर्किंग डिवाइसेस होता क्या है। तो हम लोग डील कर लेते हैं नेटवर्क के कुछ टाइप्स, ठीक है। जैसे पहला है हब, ठीक है, स्विच, गेटवे, ब्रिज, ठीक है, रिपीटर, राउटर, ये बहुत सारे टाइप्स हैं। दो तीन मैं बता देता हूं बेसिक, फिर आप लोग उसको क्या करोगे, सारा का नोट्स बना लोगे, नोट डाउन कर लोगे। देखो, और इसका डायग्राम भी आप लोग ऐसे बना सकते हो, डायग्राम। ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ये कंप्यूटर है, ठीक है। अब यहां पर हब मैंने लगा रखा है, एक कंप्यूटर को बहुत सारे कंप्यूटर से मैंने कनेक्ट कर रखा है थ्रू द हब। हब में क्या होता है कि अगर ये डेटा पॉइंट देखो, अगर ये डेटा मैंने भेजा हब के थ्रू, तो वो सारे कंप्यूटर जो उससे कनेक्ट हैं वो सारे कंप्यूटर्स को भेज देता है, ठीक है। सेकंड होता है स्विच। अगर मैंने एक कंप्यूटर से डेटा भेजा तो स्विच के थ्रू, यहां पर याद रखोगे हब में क्या होता है, ये सारे डेटा सारे कंप्यूटर्स को भेज देता है, बट स्विच में ऐसा नहीं है। जिसको हमें कमांड भेजना है, मान लो मुझे कंप्यूटर ए बी सी, सिर्फ सी को कमांड भेजना है, तो ये सिर्फ सी को कमांड भेजेगा, ना कि सबको भेजेगा। समझ में आ गया। तो इसमें सिक्योरिटीज ज्यादा है, इसमें सिक्योरिटीज कम है, क्योंकि इसमें सारे लोगों को चला जाता है। अब जिसको काम है वो अपना काम रख लेगा, बाकी लोग डिलीट कर देंगे, लेकिन इसमें जिसे भेजना है हम लोग उसी को भेज सकते हैं, ठीक है। ये हो गया स्विच। एक होता है गेटवे। गेटवे क्या है, लैन और वैन, दो तरह के नेटवर्क को जोड़ता है। आपने पढ़ ही रखा होगा, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। जब हम लोग एक रूम में, एक कमरे में थ्रू द इंटरनेट, अगर हम लोग वायर के थ्रू या फिर हम लोग वाईफाई के थ्रू ये सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं, लोकल एरिया को कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग लैन कहते हैं। और जब हम लोग इसको वाइड एरिया को कवर करते हैं थ्रू द, आप लोग देखे होंगे जैसे हम लोग डिश टीवी वगैरह रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, छतरी के अकॉर्डिंग सैटेलाइट वगैरह के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बहुत वाइड एरिया को कवर कर पाते हैं, वो हो जाता है वैन। तो जब दो नेटवर्क को जोड़ता है वो कहलाता है गेटवे। समझ गए। तो ऐसे ऐसे आपको नेटवर्क के टाइप्स पढ़ लेने हैं और ये कर लेना, काफी आसान है, इसको पढ़ लीजिए। और अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करें, अभी टाइम्स है,
मैं बहुत सारी चीजें जो है इसमें इंपॉर्टेंट वो मैं बता दूंगा। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करें, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कहता है एक्सप्लेन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑल्सो डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे अबाउट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, समझेंगे। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड द फिगर कैन बी रिफाइंड टू द प्रोड्यूस इंफॉर्मेशंस। यहां पर याद रखोगे जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब होता है डेटा, उसका बेसिक जो इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग मैनेज कैसे करते हैं और उसको कैसे निकालते हैं, यही है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसका एक सिस्टम तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले कहता है कि डेटा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। सो फॉर ऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा शुड बी ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर इन सम लॉजिकल मैनर। अब डेटा कलेक्ट कर लिया है तो उसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक स्टैटिकल मैनर में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर में तैयार करना पड़ेगा ताकि हम इजी वे में डेटा को समझ पाएं। तो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है, सम लॉजिकल मैनर सो दैट इट कैन बी एक्सेस इजीली, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इफिशिएंटली, रिट्राइव्ड क्विकली एंड द मैनेज इफेक्टिवली। हम लोग इसको मैनेज कर पाते हैं। Data can be found in the various forms such as a number, text, bits, bytes। तो आपको याद होना चाहिए कि हम लोग का डेटा स्टोरेज, आपको देखो डेटा स्टोरेज भी पढ़ लेना है। डेटा स्टोरेज में बिट्स, बाइट्स होता है ना, MB, GB, KB, TB, ये सारा चीज है, ये आपको सारा कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। कितना बिट्स इज इक्वल टू कितना बाइट्स होता है, कितना KB इज इक्वल टू कितना GB वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ लोगे। 8 बिट जो होता है वो जो 8 बिट है ना वो मिलकर 1 बाइट होता है, ठीक है। वैसे वैसे करके आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये सब चीज में डेटा हम लोगों को होता है जो हम लोग कलेक्ट करते हैं। अब इस डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से मैनेज करते हैं, ठीक है, और उस मैनेज करके उससे फिर इंफॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाती है। सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन नोट डाउन करना है तो कर लो। अ डेटाबेस इज अ सेट ऑफ डेटा that has a regular structure and that is organized in such a way that a computer can easily find the desired information। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा देहाती में समझते हैं, ये होता क्या है, समझोगे। मान लो कि किसी स्कूल का डेटा है, मुझे डेटा मिल गया बच्चों का, ये डेटा मैंने कलेक्ट किया, अब इसको मुझे कंप्यूटर में डालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक मैनेजमेंट सिस्टम तो तैयार करेंगे ना, तो ताकि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। तो हम डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये हो गया डेटा। उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके बाद उसको कंप्यूटर में डालेंगे ताकि हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएं। अगर प्रिंसिपल सर आते हैं और बोलते हैं कि बताओ इस बच्चों में से रैंक 1 कौन है, तो तुरंत वो मैनेजमेंट सिस्टम बता देगा रैंक 1 कौन है। अच्छा, किसने 51% लाए हैं तो वो तुरंत बता देगा 51%। अच्छा, किसी ने 75 मार्क्स लाए हैं, वो बता देगा तुरंत 75 मार्क्स किसने लाए। अच्छा, कौन फेल किया है, कौन कौन फेल किया है, तो जो मेरी नीड्स होगी उसके अकॉर्डिंग सिस्टम तैयार किया जाता है। इसी को डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है ताकि हम उससे अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। समझ में आ गया। तो कोई भी डेटा जिसको हम लोग रिस्ट्रक्चर करके एक सिस्टम तैयार करते हैं ताकि कंप्यूटर से जब भी पूछा जाए वो आसानी तरीके से, इजी तरीके से हमारी नीड्स को फुलफिल करे, वो एक ऐसा सिस्टम तैयार करना डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। क्लियर है? चलिए, अब इसके सर एडवांटेजेस क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, वो आप लोगों को पढ़ लेने हैं। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हो। एडवांटेजेस में देखोगे, सबसे पहला एडवांटेज है रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, ये जो डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये क्या है, ये हर जगह यूज किया जाता है, हर एक चीज में यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने स्कूल बताया तो सिर्फ स्कूल में, ऑफिस में, हर जगह ये यूज किया जा सकता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है। दूसरा कहता है लेस रिपीटेशन, क्योंकि इसको हम लोगों ने अरेंज कर दिया है तो इसमें रिपीटेशंस कम होते हैं, इसमें जो फ्रॉड है या मिस्टेक्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ये इसके क्या है, एडवांटेजेस हैं। कंसिस्टेंसी, इसमें कंसिस्टेंसी बनी हुई रहती है। अच्छा, कोई भी डेटा चेंज करना, मान लो मुझे राम का डेटा चेंज करना है तो सिर्फ राम का मैंने चेंज कर दिया, वो खुद ब खुद उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर राम का परसेंटेज ज्यादा या कम आया है तो मैंने उसको चेंज किया, वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। ये इसका एडवांटेजेस है।
नेक्स्ट कहता है क्वेरी लैंग्वेज, हम लोगों को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, अभी मैंने बताया ना रैंक 1 कौन आया है वो बता देगा, फेल कौन किया है वो बता देगा, किसने एवरेज परसेंटेज लाया है वो बता देगा। तो एक इस टाइप का डेटा मैनेज किया जाता है, ठीक है। मल्टी यूजर, बहुत सारे इसके यूजर हैं, सिर्फ वन टाइप ऑफ सिर्फ स्कूल में यूज नहीं किया जाता, ये मल्टी यूजर्स हैं, ठीक है। मल्टीपल व्यूज, कैसे एक चीज पता चलता है, नहीं सर इससे बहुत सारी चीजें पता चलती है, मल्टीपल व्यूज है। एंड सिक्योरिटीज, जाहिर सी बात है इतने सारे इंफॉर्मेशन डेटा हैं तो इसको सीक्रेट भी रखना बहुत जरूरी है, इसलिए इसमें सिक्योरिटीज भी दी जाती है। सर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ध्यान दोगे। पहला कहता है हाई कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अच्छा, आपको ये सिस्टम तैयार करना है तो सिस्टम तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर को जो बनाते हैं उनको बुलाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर मैनेजर आएगा, वो बनाएगा, वो क्रिएट करेगा, ठीक है, तो वो भी पैसे लेगा। उसके लिए मुझे कंप्यूटर्स लगवाने पड़ेंगे, हो सकता है नेटवर्क के लिए ये सारी चीजें नेटवर्क लगानी पड़ी, तो इसमें ह्यूज कॉस्ट आता है। दूसरा, हाई कॉस्ट ऑफ डेटा कन्वर्शन, हमने जो डेटा लाया वो कहीं ना कहीं हार्ड कॉपी है, पेपर पे लिखा हुआ है, उसको सॉफ्ट कॉपी बनाकर उसमें डालना है, तो उसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए भी तो लोग चाहिए, उसमें भी ह्यूज कॉस्ट लगता है, ठीक। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, हर कोई इसको मैनेज नहीं कर सकता। अच्छा, जिसको कंप्यूटर नहीं आता वो कैसे मैनेज करेगा, तो इसके लिए भी उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, स्टाफ को सिखाना पड़ेगा। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो सॉफ्टवेयर हैंडल कैसे होता है, कैसे मैनेज होता है, सबको तो आता नहीं है, इसलिए उसमें भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जिसमें कॉस्ट लगते हैं। हाई पेड टेक्निकल स्टाफ, अच्छा जो टेक्निकल स्टाफ होंगे जो इसको मैनेज कर रहे हैं, बहुत बार होता है ना, आप देखे होगे बिग बाजार वगैरह गए हो या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो नेटवर्क छोड़ दिया, ये वो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स आ गया, या बैंक्स में देखे होगे तुरंत टेक्निकल स्टाफ आते हैं, तुरंत चेक करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सारी भी इसके डिमेरिट्स हैं। एंड द डाटाबेस डैमेज, हो सकता है क्योंकि ये सिस्टम में है, इसके जो फाइल हैं वो करप्ट हो जाएं, वो उड़ जाएं, इसीलिए हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों बना के रख लिए जाते हैं। और यहां पर अगर सॉफ्ट कॉपी खत्म हो जाता है तो हार्ड कॉपी से फिर से हम लोगों को सारी चीजें चढ़ानी पड़ती है, फिर से उसको री एंट्री करना पड़ता है, तो ये भी प्रॉब्लम है इसका, ठीक है, क्योंकि वो क्रैश कर सकता है, समझ गए, तो इसके ये डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट जो आप लोगों को पढ़ लेने हैं वो है आपका राइट अ नोट ऑन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, शॉर्ट में MIS भी लिखा सकता है या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी लिखा सकता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन का मैनेज करने का एक सिस्टम तैयार करना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसको भी आप लोगों को पढ़ लेने हैं, ठीक है। अच्छा, तो सर हम लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस ध्यान देने हैं। सबसे पहला मैंने बताया था ई कॉमर्स, B2B, B2C, C2C, ये सारे कर लेने हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कर लेना है। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपको कर लेने हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपको कर लेने हैं। नेटवर्किंग डिवाइस, नेटवर्क क्या होता है और इंटरनेट एक्सेस के कैसे किया जाता है, नेटवर्क्स के कौन कौन से आपके टाइप्स हैं, वो डिफरेंट टाइप्स मैंने बताया भी 2-3, इसको आपको पूरे अच्छे तरीके से कर लेना है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कर लेना है, मैंने अभी बताया वो होता क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो आपको कर लेना है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कर लेना आपको, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है और इसके मेन एलिमेंट्स क्या क्या हैं और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होता है, ये आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा अगर शॉर्ट नोट्स में देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि CPU क्या होता है, देखो हार्डवेयर से रिलेटेड अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, जैसे आपको पता ही होगा हार्ड डिस्क होता है, रोम है, रैम है, पेन ड्राइव है, तो ये सारा इंटरनल स्टोरेज होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज होता है, तो 2 तरह के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, ये कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होता है, ये सारा पढ़ लेना है। कंप्यूटर्स को कौन सा लैंग्वेज आता है ये पढ़ लेना है, बाइनरी या मशीनरी लैंग्वेज, ये बाइनरी लैंग्वेज होता क्या है, इस टाइप का आपको पढ़ लेना है, ठीक है। CPU क्या होता है, इंटरनेट एक्सेस क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, स्टोरेज डिवाइस क्या क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को कर लेनी है, तो काफी हद तक आप लोगों का ये जो एग्जाम है या इससे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही आ जाएंगे आप लोगों को और आप आसानी से लिख सकते हो। मैंने जो अपने सिंपल शब्दों में बताया है आपको काफी हद तक समझ भी आ गया होगा कि होता क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, नेटवर्किंग क्या है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे, ठीक है। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है कि सर इस प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ में आया, तो आप जरूर कमेंट करें और बताएं कि सर इस सेक्शन में मुझे डाउट रह गया है, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पढ़ लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ पाएं और अब इसका थोड़ा बहुत फायदा उठा पाएं, ठीक है। तो इसको पढ़ते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।